Thank you. Question 301. Sir, 1 minute, please. Please बैठ जाइए. Shri Raja is not raising. Let the question be answered. जी. सभापति जी, एक लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया है. Thank you. You want a supplementary? Yes. My colleague Mr. Raja is not here. I thought I'll just. He is also my colleague. Okay, all right. Okay. Yeah, I'm Fine. very happy. येचुरी जी, आप अपना सप्लीमेंट्री पूछिए. हम बहुत कम. सर. भाई प्लीज. हम बहुत कम. नहीं, ठीक है. सब कम पूछते. Please. नहीं, माफ करना. This sense of humor was a little ticklish, सर. कि वो कम पूछते हैं. खैर, मेरा सवाल यही है मंत्री महोदय कि आपने ये जवाब जो दिया बिल्कुल सही कि उनके साथ आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन खतरा तो ये है कम से कम 5 लाख से ज़्यादा हमारे जो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, और ज़्यादातर सर ये आते हैं आपके साउथ से और हमारे आंध्रा से, और ये लोगों के लिए अनसर्टनिटी छाई हुई है और कोई स्पष्टता उनको नज़र नहीं आ रही है उनके सिक्योरिटी और सर्विस के बारे में। और ये भी उनके साथ ये भी अब नए कंडीशंस आ गए कि उनके घर वालों को वहाँ पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस मिले हैं कि वर्क परमिट नहीं होगी, और इस तरीके की जो खबरें जो मिल रही है इससे अनसर्टनिटी बहुत बढ़ रही है। तो किस तरीके की एश्योरेंस आप देंगे और क्या है अपने हाथ में जो उल्टा जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालने के लिए, क्या ऐसे कोई कदम आप सोच रहे हैं इसके बारे में? थैंक यू। सभापति जी, जहाँ तक ये कहना है सांसद साथी का कि अनिश्चितता का वातावरण है, तलवार लटकी हुई है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि इस समय एक अनिश्चितता का वातावरण है और इसलिए ये खतरा बना हुआ है कि कहीं इन लोगों की नौकरियाँ चली न जाएं। लेकिन जो उन्होंने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, हम केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं, और आपने जो कहा कि हम क्या उन पर दबाव बना रहे हैं, तो हम उनसे बहुत तर्क देकर बात कर रहे हैं, हम उनको आंकड़े देकर बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगी कि ये जो कहा जा रहा है कि H1B वीज़ा वाले अमेरिकों की नौकरियां ले जा रहे हैं, ये सच नहीं है। भारतीय आईटी कंपनियों ने 1,56,000 अमेरिकी नागरिकों को सीधे एम्प्लॉयमेंट दिया है, 4,11,000 अमेरिकियों को सपोर्टिव जॉब्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दिया है। दूसरा, हम उन्हें बता रहे हैं कि कितना बड़ा योगदान भारतीयों का और भारतीय कंपनियों का अमेरिका में है। 2011 से 2015 के बीच में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंपनियों ने, 20 बिलियन टैक्स पे किया है, 7 बिलियन हमारे प्रोफेशनल्स ने सोशल सिक्योरिटी में पैसा जमा कराया है। और जो आप कह रहे हैं दबाव की बात, जो कंपनियां अमेरिका की भारत में काम कर रही हैं 27.5 बिलियन कमा रही हैं। तो ये सारी चीजें हम उनको बता करके ये कह रहे हैं, जो मैंने इसमें लिखा म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप, कि ये जो हमारा और आपका संबंध है ये परस्पर लाभदायक संबंध है। अगर आपको लाभ हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ हम नुकसान में नहीं होंगे, आप भी नुकसान में होंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम सांसदों को इससे एक आश्वस्ति मिलेगी कि हम पूरे तर्क के साथ उनके साथ इन नौकरियों को बचाने की और अपने भारतीयों के हितों की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। श्री नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, आदरणीय विदेश मंत्री जी ने बात तो कही, तर्क हमने सब रखे। एक हिंदुस्तान में जनरल मैसेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के बाद ट्रम्प प्रशासन वहां शासन में आया और हम सबने उम्मीद की थी कि नई सरकार आएगी तो हिंदुस्तान को सहयोग करेगी। ये ठीक है, हमारा योगदान बहुत है, वो माने कि न माने, और सारे डॉक्टर इंजीनियर सारे हिंदुस्तान के वहाँ फेमस हैं। लेकिन मैं जानना आपसे चाहता हूँ 3 चीज़ें। H1B1 वीज़ा पे जो उन्होंने कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन पे आपकी डिस्कशन के बाद अमेरिका प्रशासन का क्या जवाब हुआ और कितने लोग उसकी वजह से बेरोजगार हुए? नंबर 2, कॉल सेंटर पे उन्होंने जो वो रोक लगाई कि जो कॉल सेंटर थे, जो हिंदुस्तानी लोगों को नौकरी मिलती थी, जो बच्चे पढ़ते थे, उस कॉल सेंटर पे रोक लगाने पे, वो रोक हटाने पर राजी हो नहीं हो तो कितने लोग बेरोजगार हुए? और अंत में मैं चाहूंगा कि जो इंडियंस पे अटैक हो रहे हैं, उन अटैकों पे कितने लोग गिरफ्तार हुए? और जैसे हमने नाइजीरियंस के लिए कहा, आपने चीफ मिनिस्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा हम जांच तुरंत करा रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई हुई, 1200 लोगों के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट नोएडा में लिख गई,
पुलिस जिसे चाहे उसे पकड़ रही, तो वहां जितने लोग मरे या जिन पे अटैक हो रहा है उन पे अटैक रोकने के और जिन्होंने किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताइए। थैंक यू। जहाँ तक नरेश जी ने पूछा कि H1B वीज़ा के नीचे कितने लोगों की नौकरियां गई, क्या हुआ, पहले तो मैं उन्हें बता दूं अभी कोई नीति उन्होंने घोषित नहीं की। अभी 4 बिल कांग्रेस में आए हैं H1B वीज़ा के, वो अलग अलग ढंग से, कहीं वो कहते हैं फीस बढ़ा दो, कोई बिल कहता है, कोई बिल कहता है संख्या घटा दो, लेकिन अभी तक एक भी बिल पारित नहीं हुआ। इसलिए हम अमेरिका प्रशासन से ये बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेसमैन से बात कर रहे हैं। और हमारे विदेश सचिव जब वहां गए थे तो कांग्रेसमैन से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों का योगदान जानते हैं और हम इसमें मदद करेंगे। इसी तरह से अमेरिकी प्रशासन भी मान रहा है। तो अभी तक कोई नौकरी नहीं गई, अभी तक कोई नीति घोषित नहीं हुई, केवल 4 बिल आए, टोटल बिल 13 आए हैं, लेकिन 4 बिल आए हैं H1B के बारे में, 6 बिल आए हैं आउटसोर्सिंग के बारे में, जो आप कह रहे हो वहां भी अभी कुछ नहीं हुआ, बिल आए हैं, और 3 बिल आए हैं इमिग्रेशन के बारे में। तो पहले तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात जो आपने कही, शायद आप उस दिन नहीं थे जब ये अटैक्स के ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ दिया था और उसमें ये कहा था कि जो कैंसस में श्रीनिवास कुच्ची भोतला की हत्या हुई, उनका अभियुक्त अगले ही दिन गिरफ्तार कर दिया गया, जिसका नाम एडिम पुरिटोन है। उसकी जांच चल रही है और FBI स्वयं जांच कर रही है। जहां तक दीप राय का संबंध है उसमें अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन वो यही इसमें भी तय कर रहे हैं कि कहीं नस्ल भेद से प्रेरित अपराध तो नहीं है। जहां तक हरनिश पटेल का सवाल है, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये बर्गलरी का केस लगता है, रॉबरी का केस लगता है, जो उनके लोग भी कह रहे हैं। और इसके अलावा जो 2 और केसेस हुए, एक का तो शायद आपको पता भी नहीं, न्यू जर्सी का एक केस था जहां मेरी डायरेक्टली बात हुई और हमारे काउंसिल जनरल ने उनके पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हेट क्राइम नहीं है, ये हमारा पर्सनल मामला है, फैमिली का मामला है और हम आज इनकी बॉडी मंगवा रहे हैं। अभी अभी जो उस दिन टी सुब्बीरामी रेड्डी जी ने यहाँ एक सवाल उठाया हनुमंतराव के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट उसकी आ गई है और उसमें उनका ये कहना है, पुलिस ने बाकायदा अथॉरिटीज ने एक प्रेस रिलीज करके कहा कि ये हेट क्राइम का केस नहीं है। तो हर हत्या जो वहां हो रही है या हर मृत्यु जो वहां हो रही है उसको हम हेट क्राइम करके न माने जब तक कि उसका परिणाम नहीं आ जाता। उन्होंने बाकायदा रिलीज करके ये कहा है कि ये हेट क्राइम नहीं है। श्री बसवराज पाटिल। अन्य विदेश मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, जब कभी गल्फ कंट्री में आपस में लड़ाई होते समय हमारे कई नागरिक फंस जाते हैं, वो जिंदा है मरे हैं पता नहीं लगता है। क्या सरकार की ऐसी कोई लंबी सोच होती है कि किसी देश में काम धंधा उद्योग नौकरी करने के लिए अपने लोग जाते समय उस देश की पूर्व कल्चर को जानकर यहाँ हम कितने मात्रा में अपने देश के लोगों को भेजें, ताकि कहीं ओवर संख्या होने के बाद आज न कल फिर हमारे देश के सामने नया समस्या न खड़ा हो जाए। तो इस चीजों के बारे में कोई दूरदृष्टि से सरकार अपनी सोच रखती है क्या, मैं इसको जानना चाहता हूँ। पति जी, वैसे तो ये सवाल इससे संबंधित नहीं है क्योंकि गल्फ के बारे में ज्यादा बात की, लेकिन मैं जवाब दूंगी। और मैं कहना चाहूंगी उनको, पहले तो ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है कि वहाँ कौन मर गया कौन जी गया हमें पता नहीं होता। एक एक व्यक्ति का पता होता है और हम लोग बाकायदा इन्फॉर्म करते हैं। सबसे पहले परिवार से बात करते हैं और उसके बाद हमारा मिशन वो सारी सहायता करता है जो मरने के बाद भी दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल एक एक आंकड़ा हमारे पास है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ जिसको हम ये नहीं जानते कि वो मरा है कि जिया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो एक कमी थी और उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। अब हमारा घोष है सुरक्षित जाओ प्रशिक्षित जाओ, और चूंकि वो लोग बिना प्रशिक्षण के चले जाते थे इसलिए बुलाए जाते थे ड्राइवरी के लिए और धुलवाई जाती थी कारें। तो अब हमने अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी नई बनी है उस डिपार्टमेंट के साथ एक MOU किया है कि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, जाने से पहले वो प्रशिक्षण लेकर जाएं उस काम का भी जो करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ से उस भाषा का भी थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर जाएं ताकि उन्हें वहां जाकर के नुकसान न हो। ये हमारी नई नीति है, सुरक्षित जाओ प्रशिक्षित जाओ। थैंक यू। क्वेश्चन 302 श्री राकेश। क्वेश्चन 302 सर। लिखित उत्तर सदन के पटल पर दिया। सप्लीमेंट्री। Sir, it is good that the government had already sensitized various states so far as the rehabilitation of the Gulf returnees are concerned. Sir, majority of the expatriate workers in Gulf are from Kerala. 1/4 of the total household
are dependent upon Gulf remittance for their livelihood in Kerala. And 1/4 of the total per capita income is also constituted from the Gulf remittance. Sir, since 2011, immediately after the implementation of the Nidakat laws in Saudi Arabia, Kerala has to face this question of rehabilitation of Gulf returnees. And at the same time, states' income from Gulf countries, Gulf workers is also drastically, heavily coming down. So considering all these aspects, I want to know whether the government has any plan, any special package for the state of Kerala so as to address this question of Gulf returnees, their rehabilitation and their resettlement, and also certain income support scheme. Thank you, sir. जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि भारत की सरकार भारत के हर प्रदेश की चिंता करती है, इसलिए ये कहना कि केवल केरल के लिए मैं बताऊं, हमारी जो भी नीति बनती है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए बनती है, चाहे वो वर्कर बिहार का हो, यूपी का हो, केरल का हो या तमिलनाडु का हो। जहाँ तक उनका कहना है कि जो रिटर्नीज हैं उनके बारे में हमारी क्या स्कीम है, तो हम बहुत बार मैं ये बात कह चुकी हूँ कि रिटर्नीज के लिए, क्योंकि ये काम राज्य सरकार के नीचे आता है तो करना तो राज्य सरकार को है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सी हम लोगों ने स्कीमें चलाई हैं, जैसे मुद्रा योजना है और चीजें ऐसी हैं जैसे MSME के लिए 2 करोड़ का लोन है, कि इन सबकी हमने सूचना उनको दी है और ये कहा है कि जो लोग वहां से लौट रहे हैं आप कहिए कि वो इनका लाभ उठाएं, और अगर उनका लाभ राज्य सरकारें उठवाती हैं तो उनको यहाँ संभलने में और वापस पुनर्वास के लिए उन्हें बहुत फायदा होगा। दूसरा प्रश्न। Of course, it is a national question which needs to be addressed, but that is what I was saying, that majority of the Gulf returnees are from Kerala. That is why I raised this issue. And sir, my second question is, vast majority of these expatriate workers, they are so poor, they find it very difficult to sustain their family with their small savings. And they used to visit, so far as the state of Kerala is concerned, I know very well that they used to visit only once in a year to meet their family. And rich can always go and come back, that is not a problem. But they used to visit mainly during the festival season, during Onam, Ramzan and Christmas season, these people used to visit their family. During normal season, what is the question? I am coming to the question, sir. I am coming to the question. Normal season, they can, if they spend 4,000 to 8,000 rupees, they can go to Gulf countries and come back. But during this festival season, they have to spend from 40,000 to 80,000 rupees to visit their families because of the airlines airfares that is being taken by the airline companies. Sir, in fact, these airline companies are looting the poor people, small savings. That has to be addressed to another minister. No, sir. My question is whether the minister take up this serious issue before the government and the Civil Aviation Ministry. All right. So as to declare an airline policy that ensure a ceiling on the airline prices. Thank you, sir. हमारे संज्ञान में है, और जिस समय प्रधानमंत्री जी दुबई गए थे तो इनकी यात्रा में भी जो जन सुनवाई इन्होंने की थी भारतीयों की, उसमें ये विषय आया था कि जो फेस्टिवल से वो लोग ज़्यादातर ओनम के समय आते हैं, जो केरलाइट्स हैं, उस समय पर एयर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है पैसे टिकट के। हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा डिमांड और सप्लाई का मामला, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए हम करते हैं। तो हमने कहा कि श्रमिक कमाने के लिए नहीं है, ये भारतीय श्रमिक हैं, इन मजदूरों से तुम लोग क्यों ज्यादा पैसे लेते हो। तो ये विषय ऑलरेडी हम लोगों ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से उठा रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ये शिकायत की गई थी, तो उन्होंने भी ये कहा है कि केवल डिमांड सप्लाई बाकियों से कर लेना, भैया ये मजदूर लोग हैं, इनसे काहे इतना पैसा लेते हो। ये विषय ऑलरेडी हम लोगों ने उठा रखा है सिविल। थैंक यू श्री तुलसी। My only question is that whether the government has taken any steps to secure exit visas for the workers, and for that purpose, because their passports are with the employers, and whether the government is rendering any assistance in securing their passports so that they can return home. Thank you. सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होती है कि एम्प्लॉयर ही पासपोर्ट दे दे,
लेकिन अगर एम्प्लॉयर पासपोर्ट नहीं देता तो हम लोग उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट देके निकलवा के लाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने उनको राम भरोसे छोड़ दिया है। एम्प्लॉयर से पासपोर्ट ले लेते हैं, नहीं तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट देके सबको निकाल के लेके आते। श्री दलवाई, यही मेरा सवाल है। पासपोर्ट लिया जाता है जब या खास करके प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट घरों में काम करने के लिए लोग जाते हैं, उनका पासपोर्ट वो मालिक लेता है और 3-3, 4-4 महीना पगार भी देता नहीं। मैंने आपको एक लेटर भी लिखा है, उसमें आप कार्रवाई भी की है, लेकिन पासपोर्ट इस तरह से इम्पाउंड करना बिल्कुल गलत है। ये इसके खिलाफ आप आवाज उठानी चाहिए। और दूसरा मेरा कहना है कि पुनर्वास के बारे में आपने कहा, लेकिन पुनर्वास ठीक नहीं होता। एक कुवैत के ऊपर जब हमला हुआ तो कुवैत से बड़े पैमाने पर लोग आए, तब वीपी सिंह साहब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है और लोगों को सहारा दिया था। वैसा गवर्नमेंट कुछ सोच रही है क्या? थैंक यू। पासपोर्ट का सवाल है, मैं पहले कह चुकी हूँ, उठा रहे नहीं, हम ऑलरेडी उठा चुके हैं और हाईएस्ट लेवल पर उठाते हैं। उनके लेबर मिनिस्ट्री से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक उठाते हैं। जहां तक उन्होंने ये योजना की बात की, उस समय कोई और योजना नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक पैकेज दिया था। यहाँ तो इतनी योजनाएं रोजगार की शुरू हुई हैं, इतनी ज्यादा योजनाएं शुरू हुई हैं और बहुत अच्छी रकम उसमें रखी भी गई है और उनको देने वालों को भी पैसा काफी मिलने वाला है। उस पूरी राशि का और योजनाओं का लाभ अगर राज्य सरकारें उठाएंगी तो बेहतर ढंग से पुनर्वास उनका हो सकेगा। श्री विजय साय रेड्डी। Honorable Minister has responded what I wanted to ask. Thank you. Question 303. Questioner absent, let the answer be given. On the table of the House. Shri Jairam Ramesh. Nuclear power plant have been going on with Areva for the last 8 years. Just 2 days ago came news that Westinghouse has gone bankrupt. In the light of these facts, I would like to ask the Honorable Minister whether the government has a backup plan, because imported reactors do not seem to becoming a reality in the near future. Will the government consider expanding the nuclear power program based on indigenous reactors of the type that have been installed in Kakrapar in Gujarat? Chairman, sir, I am glad the honourable member has raised a very relevant and an important question. As far as the second part about the indigenous reactors is concerned, certainly government is working on it. The Department of Atomic Energy has made a big headway. As far as the concern expressed about the Westinghouse and the media reports that have appeared in the last few days, it is true, sir, that this is a project which was in principle planned to be set up in collaboration with USA and we said to have 6 units. And beginning after it took over, the first unit was expected to be set up within 5 years. There were certain issues even at our own level, but I am glad that the government of Andhra Pradesh has been very supportive. And on our part, we have been proactive both at the center as well as in the state. And only last Saturday, on the 25th of this month precisely, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has cleared the land acquisition file. So our part is moving very smoothly. Now, the Honorable Member has very rightly pointed out to the concern which emerges from the media reports that have appeared in the last few days. But I would just like to state that as far as we are concerned, we have not received any official information as such. Whatever we have tried to gather from different sources makes us to conclude that the Westinghouse has meanwhile gone in for an appeal and has also gone in for a bailout fund amounting to about $800 US. And meanwhile, there is also negotiation going on between Toshiba and Westinghouse. Through the informal sources, we have been conveyed that the Toshiba will not back out and will go ahead. The current status, of course, is, I would like to share with the Honourable Member and the House, is that the precise clarity would ultimately emerge only when Toshiba gives out a formal communication in this regard. But as far as official channels are concerned, we have not received any denial or any reluctance on the part of
the US companies to carry forward this project. Shri Sukendra Shekhar Roy. I have a pointed question. That is, how many years are required to be taken for commissioning of all the 6 nuclear reactors at Kovarda? Chairman, sir, what the honourable member has asked, in fact, would be a concern for each one of us. Every one of us would like that the headway is made and a fast-track movement happens. But as I said in response to the earlier question, that this project envisages 6 units. And finally, when it is complete, it will be capable of producing almost 7,200 megawatts of energy. Now, once the project starts going, we'll have units set up in a sequential manner. Once the work starts, it will take just about 5 years for the first unit to be established. For example, if it happens tomorrow itself, maybe in another 5 years, that is by 2022, we would be able to have the first unit in place, and then sequentially the second, the third, the fourth, the fifth and sixth. But as was pointed out in the earlier question by Honorable Jairam Ramesh ji, the initial hassles are being overcome. And once that happens, we'll get going. And then, of course, the timeline will be easy to predict. 5 years for the first unit, and subsequently, likewise for the next 6 or 5 units. Shri Satish Mishra. चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से, जैसा कि अभी आपने कहा कि 30 साल लगभग लगेंगे 6 यूनिट्स में, आपने इसमें जवाब में अपने कहा है कि जो स्टेट जहां पर ये आप इसको इस्टेब्लिश करेंगे उनको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि 50% उनको ही मिल जाएगी, उसी स्टेट को बेनिफिशियरी हो जाएंगे, उनको पावर सप्लाई होगी। 7200 की आप कैपेसिटी लगा रहे हैं, and you are saying that you will be giving half of that to the Andhra Pradesh or the state where it is being established. Now there are other states like Uttar Pradesh जहां पर की बिजली का स्टारवेशन बिजली नहीं है, तो आप ये अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो क्या ये इन स्टेट्स की तरफ नहीं आप देख सकते हैं? अगर लैंड ही खाली देनी है, लैंड देने से उनको 50% मिल जाएगा, तो लैंड उत्तर प्रदेश भी दे देगी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें आगे हाथ बढ़ाएगी। तो आप जहां पर हम लोगों को ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर पहले से बिजली, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का आपने 50% उसी स्टेट को दे दिया। 30 साल में ये रिएक्टर्स लगेंगे और उनको जो इसलिए हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आप ये बताएं क्या ये इस पॉलिसी के तहत में पूरे देश में जो और स्टेट्स हैं, खास तौर से जैसे उत्तर प्रदेश है जहां पर बिजली की क्षमता बहुत कम है, परेशानी हो रही लोगों को, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वो भी है कि वहां पर 24 घंटे बिजली लोगों को मिलेगी, तो इसमें आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखने का क्यों नहीं काम करते? थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से कुछ जानकारी साझा करने का अवसर मिलेगा। पहली बात तो ये कि मैंने ये जरूरी नहीं कि 30 वर्ष ही लगेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये था कि पहले जब ये काम प्रारंभ होगा तो पहली यूनिट की स्थापना में 5 वर्ष लगेंगे, उसके बाद हो सकता है श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ 1-1, 2-2 साल में भी लगे। हैविंग सेड दैट, जहां तक ये 50% का संबंध है, ये वास्तव में पारसी एटॉमिक एनर्जी के द्वारा नहीं तय किया गया। हमारे यहाँ सरकार में एक गाडगिल फार्मूला है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, वो पावर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे विभागों में भी बिजली का किस प्रकार से वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस पर लागू किया जाता है। उस फार्मूला के अंतर्गत 50% उस प्रदेश को मिलता है जहां जनरेशन होती है, लगभग 35% पड़ोसी राज्यों को मिलता है और 15% सेंट्रल ग्रिड में चल जाता है। ये फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भी उसी प्रकार लागू होता है। परंतु आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि यदि 50% तो इनको मिल जाएगा तो उत्तर प्रदेश उदाहरण के तौर पर या दूसरे प्रदेशों में क्या होगा? मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि पिछले 2-3 वर्षों में एटॉमिक एनर्जी की ओर से और सरकार की ओर से भरसक प्रयास किया गया है कि एटॉमिक एनर्जी के संस्थान और एस्टेब्लिशमेंट्स उन प्रदेशों में भी लाने की कोशिश की जाए जहां पर ये पहले नहीं पाए जाते थे। एंड इनफैक्ट उत्तर भारत में इनकी एग्जिस्टेंस बहुत कम थी। पिछले 2 वर्षों में हमने हरियाणा में गोरखपुर स्थान पर एक एटॉमिक एनर्जी की इस्टेब्लिशमेंट का कार्य आरंभ किया है। 2-3 वर्ष में जब ये पूरा हो जाएगा तो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वहां पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त समय समय पर कुछ और प्रदेश, जैसा कि आपने ठीक कहा, जहां पर के एटॉमिक एनर्जी जनरेशन की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था,
पिछले 60 वर्षों में, जब से कि डॉक्टर होमी भाभा ने ये कार्य शुरू किया था, क्योंकि उस समय अधिकतर ये पश्चिमी तट पर और उत्तर में रहा, या तो महाराष्ट्र या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास भी एक स्थान पर इसकी खोज करने का काम चल रहा है। इसी प्रकार हमने पंजाब में प्रयास किया था पटियाला के निकट, लेकिन उसमें थोड़े हम विफल रहे, क्योंकि क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन आरंभ होती है, फिर कई बार वहां सफल रहते हैं, कई बार हम वो छोड़ देते हैं। पूर्वोत्तर में भी मेघालय में हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि उन प्रदेशों में, उन क्षेत्रों में जहां पर के, इसी प्रकार बिहार में भी पानी की किल्लत होने के कारण एक हमारा प्रयास रुका हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत से मापदंड हैं, बहुत से प्री रिक्विजिट्स हैं, परंतु निश्चय ही आपकी चिंता उचित है और इस चिंता के ऊपर संवेदनशीलता से ध्यान भी दिया जा रहा है। क्वेश्चन 304 प्लीज। जनाब, जवाब पटल पे रख दिया गया। थैंक यू। श्रीमान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांव में नौजवानों को या रोजगार के साधन बहुत कम है। इसकी वजह से जो गांव से शहरों में पलायन हो रहा है, उसके लिए गरीबों को जो आवास मिलना चाहिए या जो उनको रहने की स्थिति है वो बहुत खराब है। लोग गांव से शहरों में आते हैं, स्लम में जाते हैं, और मान्यवर स्लम का जो माफिया है वो कितना पावरफुल है वो आप और हम सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी बम्बई एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो लाखों स्लम यूनिट्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें सभी इस तरह के लोग रहते हैं। बिहार से गए हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग वहाँ आवास करते हैं और उनकी क्या दुर्दशा है ये आप। क्वेश्चन प्लीज। श्रीमान जी, मैं इस बारे में ये जानना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि 16,42,685 ड्वेलिंग यूनिट्स का आपने इसमें प्रावधान किया है, जिसमें 82,048 ड्वेलिंग यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं और 62,312 यूनिट आपने अलॉट की है, और 2022 तक इस स्कीम को कंप्लीट करने का आपका टारगेट है। तो इतनी स्लो स्पीड से 82,000 हाउसिंग, तो एक पर्टिकुलर स्लम जो पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे 2 किलोमीटर के ऊपर में स्लम होगा, उसमें भी 82,000 से ज्यादा होंगे। तो श्रीमान जी, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड पर्टिकुलरली, क्या आपने इसका कोई सर्वेक्षण करवाया है कि कितने लोग, कितने परिवार ऐसे हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, और उनके लिए आपने क्या उसका आपने स्टेप उठाए हैं कि उनको सबको मकान मिले? चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शाखाओं के अंदर है। एक तो शाखा वो है जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से देखी जाती है, और दूसरी शाखा वो है जो रूरल एरियाज के अंदर रूरल डेवलपमेंट वाले देखते हैं। कुल मिलाकर के आज तक जो पहले सर्वे हुए थे, उस डिमांड सर्वे के माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था, वो जैसे मंत्री जब भाई साहब कह रहे हैं गुप्ता जी, वो 16 लाख थे, लेकिन कुल डिमांड सारे देश के अंदर मिला करके 1.61 करोड़ लोगों की आई थी। और हाल ही के अंदर इस सरकार ने एक ऑनलाइन सर्वे करवाने का प्रयास किया है और 2 विंडोज खोली हैं। एक तो वेबसाइट है हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, और दूसरी है आईटी मिनिस्ट्री की कॉमन सर्विसेज सेंटर की। इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 1,86,00,000 लोगों ने इन वेबसाइटों के ऊपर अपनी आवश्यकता को दर्ज करवाया है। ये सारी आवश्यकता वाजिब हैं या नहीं हैं, इनके लिए अभी तक स्टेट्स ने रिवैलिडेशन करनी होगी।
तो 1,86,00,000 की जो हमारी अर्बन की ज़रूरत है वो अभी रजिस्टर्ड हमारे पास हो गई है। कुल मिलाकर के इससे हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन ये हम जितनी भी हैं 22 तक इन आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 4 वर्टिकल्स प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने तय किए हैं, जिसके माध्यम से स्टेट्स को हम इमदाद देने का प्रयास करते हैं। काम लैंड के ऊपर, लैंड सब्जेक्ट जो स्टेट का होता है, तो हम स्टेट्स को इमदाद करने के लिए इन 4 वर्टिकल्स के माध्यम से कहीं कहीं पैसा देते हैं और कहीं कहीं और किस्म का सहयोग देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये सवाल सिर्फ उस विषय के अंदर दागा गया है कि कितने हाउसेज अभी तक कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और कितने हाउसेज उनमें से लोग वहां पे दाखिल हो चुके हैं। उसका जवाब मैंने इसके अंदर दे दिया है, और इसी का नहीं, सारे स्टेट्स का और सब स्टेट्स के अंदर सब सिटीज का दे दिया है। इतना मैं समझता हूं कि लंबा चौड़ा जवाब शायद ही किसी मिनिस्ट्री ने कंपाइल करके इतनी जल्दी दिया हो। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में नहीं दिया गया। दूसरा सवाल 48 पेजेस। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने एक ऐसा जवाब दिया कि जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार है इतना डिटेल रिप्लाई। श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से, आज 1,60,00,000 के आसपास में आपके पास रिक्वेस्ट आई है और आपने सिर्फ केवल 16 लाख को अप्रूव किया है। दैट मीन्स 10% की अप्रूवल आपने दी है और उसमें से सिर्फ 62,000 हाउसेस का आपने वितरण किया है। तो ये 2022 तक आप कैसे पूरी कर पाएंगे? ये इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका जवाब विस्तृत है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं जो जवाब चाहता हूं वो उसमें नहीं है। आपका दूसरा सवाल? हाँ सर। नहीं सर, ये उसी का पहले वाले का ही है। अब उसको उस पर डिस्कशन नहीं कंटिन्यू करेंगे? डिस्कशन नहीं सर, पहले सुन लीजिए, चलिए पहले वाले का ही है। चलिए जनाब, जो जवाब दिया गया है सवाल के मुताबिक वो दुरुस्त है कि कितने घर कंस्ट्रक्ट किए हैं और कितने घर दाखिल लोग उसके अंदर हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुल मिलाकर के बिहार और झारखंड के विषय में इन्होंने पूछा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन के तहत अभी तक 182 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के वास्ते अप्रूव किए गए हैं, जिसके अंदर 51,690 हाउसेज सेंट्रल शेयर 775 करोड़ के साथ एक्सेप्ट किए गए हैं। और झारखंड के अंदर 107 प्रोजेक्ट 40,000 हाउसेज के लिए एक्सेप्ट किए गए हैं। लेकिन ये चलना शुरू हुआ है, ये योजना हमारी अभी पिछले साल से लागू हुई है। सन 15 के गर्मियों के अंदर ये ऐलान किया गया था कि ये योजना लागू करी जाएगी, लेकिन पिछले साल से लागू करी जा रही है और ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे स्टेट्स हमारे को अपनी ज़रूरतें भेजेंगे वो हम अप्रूव करते जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, कुल मिलाकर के आज के दिन हमारी वेबसाइट के माध्यम से 1,86,00,000 मकानों की आवश्यकता है, जो कि हम 22 तक पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन प्लीज, क्विकली। जो इस योजना का फायदा लाभ गरीबों तक पहुंचे, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको पहुंचे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ताकि वो लोग अपने क्षेत्र में इसका रखरखाव देखभाल कर सके कि भी इसमें माफिया ऑपरेशन के थ्रू जो है ये कोई गलत हाथों में तो ये प्रोजेक्ट, ये हाउसेज अलॉट नहीं हो रहे हैं। इसके बारे में जो बेनिफिशरीज हैं उनको इसका, जो डिजर्विंग जो बेनिफिशरीज हैं उनको कैसे इसका बेनिफिट मिले, इसमें क्या जनप्रतिनिधियों की इन्वॉल्वमेंट आप करना चाहेंगे? सर, केंद्र सरकार का सहयोग करता है, लेकिन माननीय सदस्य का जो सुझाव है मैं समझता हूँ अच्छा है। अगर अपने अपने स्टेट्स के अंदर जनप्रतिनिधि अगर
एसोसिएट होना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उन सुझाव को हम आगे तक सरका देंगे कि स्टेट्स के अंदर भी जहाँ जहाँ स्लम्स की डेवलपमेंट हो वहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को भी सलाह मशवरा के वास्ते साथ साथ ले लिया जाए। थैंक यू। कुमारी शैलजा, द क्वेश्चन इज ऑन बिहार एंड झारखंड। Please read the question. Sir, I have read the question, sir. Sir, I have. Pradhan Mantri Awas Yojana. Sir, please. In Bihar and Jharkhand. Sir, please don't preempt my question. Please. Sir, the information, the Honorable Minister has been very kind to give information about the whole country, including Haryana. And since he is from Haryana, I am from Haryana, so please. Sir, माननीय मंत्री जी ने जो मूल जवाब दिया है, उसमें कहा है कि टोटल 16,42,665 आवास इन्होंने सैंक्शन किए हैं और इसमें RAY भी सब्स्यूम किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि जो ये सैंक्शनड और कंस्ट्रक्टेड मकान के आंकड़े आपने दिए हैं, उनमें से RAY का कौन सा कंपोनेंट है और जो अब आपने 15 के बाद शुरू किया है उसका कौन सा किया है। और साथ में एक मैं, क्योंकि हरियाणा का मामला है और मैं इनसे पूरी सहानुभूति रखती हूं सर, इन्होंने मकान सैंक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति है कि यमुनानगर जैसी जगह में एक घर कंस्ट्रक्ट हुआ है अब तक और एक हैंडओवर हुआ है। और अगर इस तरह की स्थिति रही तो हरियाणा सरकार तो हम जानते हैं कि स्पेस पर काम कर रही है, लेकिन इनका भी जो एक सपना है 2022 तक का, वो भी मुझे कभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। थैंक यू। चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य इसी विभाग की मंत्री पिछली सरकार के दौरान थी और उनको इस विषय का चिंता है ही। मैं उनकी जानकारी को रिफ्रेश करने के लिए फिर भी बता देना चाहता हूं कि जो JNNURM कंपोनेंट था जो पिछली कांग्रेस शासन के दौरान चलाया गया था, वो मिशन 2012 के अंदर समाप्त हो गया था। उस मिशन के कंपोनेंट को हमने अनुमति दी कि इसको 2017 की मार्च तक चलाया जाए और मुकम्मल किया जाए। हमने कोई भेदभाव नहीं बरता कि पिछली सरकार की चलाई हुई योजना इस सरकार के अंदर समाप्त कर दी जाए। एक तो ये बताना चाहता हूं। दूसरा, इन्होंने ये सोचा कि शायद जो काम हुआ है वो JNNURM के माध्यम से हुआ है और बाकी जो रह गया था वो राजीव आवास योजना के माध्यम से किया गया है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार ने बनाई गई थी उसके अंदर शायद कम काम किया गया हो। तो उस वास्ते मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मकान जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, एक्सक्लूडिंग JNNURM, उसका ब्यौरा यूं है कि कुल मिलाकर के 3,119 प्रोजेक्ट्स 1,839 शहरों के अंदर 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन के वास्ते एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और इसके अंदर कुल मिलाकर के 14,78,241 EWS हाउसेज with central share of 21,881.77 करोड़ का अनुमान है, जिसके अंदर से 4,897 करोड़ have already been released. So this is what we have done after you demitted office. Thank you, Shri Ram Vichar Netam. जी धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है बहुत अच्छी योजना है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मेरा निवेदन ये है कि इस आवास स्वीकृत होने के बाद बहुत सारे गरीबों को उनके निजी जमीन नहीं होने की वजह से समय पर आवास नहीं मिल पाता है।
मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री जी ये सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि जिनके लिए आवास हम देना चाहते हैं उनको अगर ये योजना के तहत हम स्वीकृत किए हैं तो स्वीकृति के आधार पर शासकीय जमीन भी अलॉट करा करके आवास बनाने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे? जैसे मैंने पहले अर्ज किया चेयरमैन साहब, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. द स्टेट्स हैव टू मेक द लैंड अवेलेबल and using land as a resource. There is one vertical under the Prime Minister Awas Yojana which gives in situ slum redevelopment, and 1 lakh rupees per unit is given by the Government of India. That is our contribution. But the land has to be contributed by the state. Unless that is contributed, all our contributions will come to naught. Shri Surinder Singh Nagar. मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जो देश में सबसे ज्यादा आबादी जिस प्रदेश में है, और सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी उसी स्टेट से आते हैं, चुनकर आते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिए हैं उसमें आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो प्रोग्रेस है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो आवास आपने दिए, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आपने दिए, मात्र 10 जिलों में आवास वो बने। उत्तर प्रदेश के लिए जो आवास आपने कम दी है उसका कारण क्या है, और क्राइटेरिया क्या है आपका आवास देने का, और क्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल सके, इसके लिए क्या आपकी योजना है? धन्यवाद। चेयरमैन साहब, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो डिमांड है जो हमारे यहाँ रजिस्टर हो चुकी है वो है 23,17,551, और ये सिटीजन्स ऑनलाइन दिए हैं, सरकार ने भी दिए हैं, लेकिन वो पुराने आंकड़े हो गए जो सरकार के दिए हुए हैं। सबसे जो लेटेस्ट आंकड़ा है जो कि हमने अभी ऑनलाइन लिया है, कई स्टेट्स ऐसे थे जो कि हमारे को अपनी डिमांड्स नहीं भेज रहे थे, तो हमने 2 विंडोज़ ऑनलाइन कर दी हैं, और जिसके माध्यम से डायरेक्टली हमारे पास, जैसे मैंने बताया, कुल मिलाकर के 1.86 करोड़ सारे देश के अंदर, और यूपी के अंदर 23 लाख के लिए लोगों ने अनुमान अपनी अर्जी रजिस्टर करवाई है। अब इसमें से कितने लोग वाजिब अधिकारी हमारी सहयोग के हैं या नहीं हैं, उसके लिए हम स्टेट्स को हम निवेदन करेंगे कि आप इसका परिचय दो कि ये वास्तव के अंदर इन लोगों को आवश्यकता है। EWS है, MIG है, LIG है, स्लम्स में है, कहाँ है, और वो जब पुष्टि कर देंगे तो हम अपनी बात को अमेंड करके, और उत्तर प्रदेश के जितने आएंगे अपनी नीतियों के अनुसार उन 4 वर्टिकल्स के मुताबिक, अगर आपके स्टेट की तरफ से कोई डिमांड आती है, हम अपना हिस्सा पूरा करने का आपको वायदा करते हैं। Question 305. Thank you. Question 305. Let the answer be given. Answer is laid on the table of the House. Supplementaries, please. My Chairman, my first supplementary is, now the engineering colleges, self-financing engineering colleges and self-financing teacher training colleges, they form a major chunk of our professional colleges. About 31 lakh each of students are studying in these. Now, generally in these colleges, the average pass percentage is 30, and large number of teachers in these colleges do not have prescribed qualifications, and the teachers, even qualified teachers, are being paid a monthly salary of about 10 to 12,000. Now, because of these reasons, the general conduct of these colleges are of a poor quality,
which is reflecting on our higher education. My question is, has the government any plan to improve these things? Thank you. Yeah, this is a very important issue. And first, let me make it very clear that rules of AICT, NCT are applicable, so requisite qualification, requisite salary is all mandated. And whenever we find that this is not complied, immediately we follow up on that. But more importantly, you have asked for how we are going to improve the quality. Because today, the latest study of AICT shows that only 40% of our engineering students are employable and others are not. Why this is happening? There are two things happening. So we have decided to take many steps. First is to improve the employability of the students by imparting required skills and making them industry ready. To that end, to increase the percentage of students, placement today happens only 40% overall. It should be taken up to 60% placement, that's the target in the next 5 years, to increase the percentage of programs accredited. Today, accredited programs are only 15%. We want all these institutes to make their level base so that 50% of their programs get accreditation, to ensure, which from NBA, to ensure that at least 75% of the students participate in summer internships. So summer internship is new important thing. And very importantly, sir, now, because what is the real cause? The curriculum is absolute in many places. Unless the curriculum is relevant and industry specific and also relevant of today's technology, it becomes absolute. So, अनेक जगह 10-10 साल curriculum बदलते नहीं. So we have decided that from this year AICT will prepare model curriculum, will put it on our website and it will spread all over so that there will be real push, demand push from students as well as parents to revise curriculum, and there will be a model curriculum ready which we will change every year. And so that is the step we are taking. And for teachers training, the Swayam online India's own MOOCs have started courses and which teachers will take. So instead of coming together and taking lessons separately, they can take it when they are also imparting education. Thank you. Second question. I see over 8,400 engineering colleges are in the country and more than 20,000 teacher training courses are in this country. Now, AICT and NCT are directly supervising these things. I think it is humanly or practically impossible. My question is, now the AICT and NCT prescribe norms. Also, let them have biennial or quinquennial inspection of these institutions. But direct responsibility of looking after these colleges and these courses and whether the teachers are qualified or not, whether it be left to the respective universities, whether such an arrangement can be made, so that, because in our state I have the issue that students are on the warpath, so also teachers are on the warpath, saying that the colleges are not satisfying their prescribed things, the prescribed benefits for the students. Also, the teachers are not paid. Nobody is there to answer the state level. So, at the university level, they look after these things more. And AICT and NCT make an overall review of these things. Thank you. As far as B.Ed, D.Ed colleges are concerned, there were large amount of complaints that of decreasing quality, deteriorating quality. And therefore, we have asked affidavit with videography from all the institutes about their facilities, about their teachers, about their salaries, about their courses, about their success, about their efforts. And 6,300 colleges have responded and given their affidavits, full information, which we are analyzing. Those, nearly half have not given. We have issued notices why their recognition should not be discontinued.
And so there is tremendous response now, but we have asked reasons. So in next 15 days, the reasons will come, then we'll decide the next action. As far as regular inspections are concerned, the concerned universities do conduct the inspections or assessment, and also AICT also carries out. Shri Kapil Sibal. I wish to limit my question to self-financing professional colleges, and I'm a little concerned about what's happening with medical institutions which are self-financing. We have noticed in the recent past that because of the NEET examination, naturally the examination is now taken over by the government, which is a good thing, it's not a bad thing. But thereafter, even the counseling has become centralized. And after the centralization of counseling, what's happened is that some of these minority institutions, especially Christian institutions, have no say in admitting students. Also, other minority institutions have no say because the counseling is centralized. In some states, the state does the counseling, but now we have a law where everything is centralized. Now, some of these Christian institutions have hospitals throughout the country, and the institutions charge much less than even the government rate. And they take Christian students who are involved in the faith and appoint them in rural areas, and they stay there for 5 years because there is a bond executed. Now, if you have centralized counseling, then an individual, even though he executes a bond but doesn't belong to the Christian community, will not go to the rural. So the Christian colleges, Christian hospitals are closing down. Now, do you have a solution for this? Because if you take away their rights, what will ultimately happen is that the rural sector will not be served by doctors who are committed to treat poor rural people. I appreciate what Kapil Sibalji is saying. The issue is, as far as HRD is concerned, we are just conducting the NEET examination. The other issues which has raised, the counseling and others, are looked after by the Health Ministry. And under their guidelines, the consultation happens. CBSE is only examination conducting body, and that's the only HRD contribution. That is what, but that is Health Ministry. Please answer the question. Yeah. So it is the Health Ministry which is that's all right, but you must answer the question. Counseling processes. But yes, I will definitely convey. And let me tell you, as far as my knowledge, the consultation also, which is mandated by counseling, which is mandated by court, and it is regularly monitored by things. And so the states have role, and it is to be, counseling is done at institution level also. Sir, what's the central government's position on it? Health Ministry, what's the central government's position on it? What is your stand on it? Do you support this or do you not support it? I will convey your question to the Health Minister, which is... No, but you must give your stand. The government... No, but that is not HRD Ministry. No, you're not answering the question. Thank you. Sir, I would like to ask Honorable Minister, when I was Health Minister, as we initiated this, NEET should be there. And the languages which should be included were almost all the languages. Now the notification which has come in the month of January, the Urdu has been taken out. So Urdu is not only a regional language, this is being spoken across the country. So all other languages have been included for the NEET examination, right from Gujaratis, Assamese, Bengalis, Marathis, Tamil, Telugu, every language, and Urdu has been taken out. Actually, the states sent the proposal, and when we asked the states, even Kerala government, because Malayalam is not there, so they said no, we are happy with English. So it depended upon the request of the states. But I can take this as a request. Thank you, Shri Praful Patel. Sir, there was a time when getting admission to an engineering college would entail capitation and lots of influence because seats were limited. Now it's the other extreme.
that today, say in Maharashtra alone, last year there were almost 1 lakh seats which went vacant. So it is now moved from one side of the spectrum to the other. The problem is not of availability. The problem is that now how do these colleges sustain themselves? Now we have the 7th Pay Commission also now is applicable to these colleges as per the Supreme Court order. Well and good. But the question is, unless and until the colleges have the full intake, they are not going to be viable at all. Sir, in Mumbai, Delhi or big cities, some good colleges, there is always still a demand. People want to go for admission to those colleges. Now I'll give you an example, sir, of say Gondia, a college which you have also had the honor to visit, sir. Now that college is in a backward district, a natural affected district, and the nearest big city, Nagpur, would be 200 kilometers away. Now, that college, until yesterday, was a center of excellence where students from all over India used to come and study there. The situation now, because of this overcapacity, is that nobody wants to go and study in colleges like the one, say, in Gondia. My point here is, now the 7th Pay Commission has to be applied. The intake has gone down drastically, 50% intake is there. How do these colleges in backward areas, now in Mumbai, Delhi, it's very nice to say in big cities, okay, there will be a college which will be up and running. What happens to the next level of colleges? And the point I'm making, sir, is a valid point. I'm sure the minister, sir, it's a very important point, and I'm sure the minister will also agree. Please, 1 minute. Let the matter be. So yes, I agree. I associate, sir. It's a very important matter. It needs to be debated. But sir, 1 second. And according to the reply itself, and what the minister just said, 40% is only the people who get engineering degrees are absorbed. And what skill training will you give to a person who's already become an engineer? I really don't understand what a skill training applies to somebody who's done 4 years of engineering in a degree college approved by AICTE. What skill training will you give him? I really fail to understand. So the point I'm making, sir, is it's not a criticism. It's a question it's very serious, and lakhs of either students don't get jobs or lakhs and lakhs of seats remain vacant. Colleges are in peril. Do you have a solution? No, sir, I'm asking. That's the reason I'm asking the minister. Does he have a solution? And how do these... Sir, I'll tell you the bigger problem. When you want to close a college, he has said that these students will be absorbed in the nearby college. What happens to the staff? What happens to the capital which has been invested in the building and the property? These are issues, sir. It's not a criticism, but it's a serious issue. I hope first there is a debate, and I also expect the minister to give some kind of ray of hope to those colleges and institutions. It's not only about the students, but these are also about the institutions which are about to close. Okay, let the minister answer. We are running out of time. Area, how does he protect the interest of those institutions in backward areas? Thank you. Yeah, over the years, because there was large demand for engineering. See, because there was large demand in a period, many colleges were opened, but there was no real perspective plan. Let me make it very clear at the time. So, people went on opening self-financing colleges, and even the state governments and other bodies also were, and it's in a way legacy issue, but it became like this, everybody who is ready to invest and start college was liberally granted permission. So colleges got opened. Now, why there are 8 lakh vacant seats? Because students, if they see market trend, they don't go, and there is particular reason also. Now students are empowered with internet, and they are empowered with information. So they go to the website, they see the placement record, they see peer review, and then they decide which college to go. And therefore that right you can't take away. You can't mandate students that you must go to these colleges. So everybody needs to improve the quality. That's the answer, actually. And in that we are helping out fully, and therefore we are mandating summer internship, because theoretical knowledge of engineering and actual practical knowledge in industry. Please, Praful ji, please. That is what. If the college has started, it has to be approved by AICTE. Please. Then AICTE is not doing its duty. No, it is doing duty.
Please. We are adding to the existing provisions, and we are adding summer internship also. We are now, every year we will revise the curriculum also. We will also have strong induction course, and we will also train the teachers. Unless we do this, I'm afraid, please, question hour over. Yes. House adjourned till 2 p.m.